हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। एक तरफ अमेरिका के 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन सीधे इसराइल को घातक हथियारों से भरकर पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ चीन अपने 3 छुपे हुए कार्गो से ईरान को हथियारों की गुप्त खेप पहुंचाता है। लेकिन इस पूरे खेल के बीच भारत की चाल सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली है। ईरान को भी पता है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिके रहना है तो उसे भारत से रिश्ता मजबूत रखना होगा। और इसराइल को भी मालूम है, जब भारत साथ हो तब हथियार नहीं, हिम्मत मिलती है। भारत खुलेआम इसराइल को हथियार नहीं दे सकता, क्योंकि ईरान भी हमारा रणनीतिक साझेदार है। लेकिन दिल से जो समर्थन भारत ने इसराइल को दिया है वो किसी मिसाइल सिस्टम से कम नहीं। भारत के डिफेंस गलियारों से निकलकर जो सहयोग इसराइल तक पहुंच रहा है वो कभी ड्रोन के रूप में है, कभी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के रूप में, और कभी उन तकनीकों के रूप में जिनका नाम कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं लेता। क्योंकि ये समर्थन सिर्फ रणनीति नहीं, ये भरोसे का बदला है। क्योंकि इजराइल ने भी कभी भारत को युद्ध के समय हथियारों की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अब भारत वही रिश्ता निभा रहा है, चुप रहकर लेकिन पूरे दम के साथ। इसराइल को भारत की चुप्पी समझ आ रही है और ईरान को भारत की दोस्ती की अहमियत। जब दुनिया जंग में उलझी है तब भारत की डिफेंस इंडस्ट्री कर रही है कमाई की बारिश। इजराइल को भारत से मिल रही है रॉकेट इंजन, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटकों की भारी खेप, जिससे हथियार व्यापार ने रफ्तार पकड़ ली है। तेल अवीव से लेकर हैदराबाद तक सिर्फ बारूद ही नहीं, अब भरोसा भी एक्सपोर्ट हो रहा है। पिछले 11 सालों में 114% का डिफेंस प्रोडक्शन में उछाल, और सोचिए 34 गुना बढ़ा भारत का हथियार निर्यात। अब बात उस राज की जिसने इजराइल को बनाया परमाणु ताकत। कौन था वो देश जिसने इजराइल को दिया न्यूक्लियर बम का नुस्खा? कौन थे वो दोस्त जिन्होंने चुपके से बनाया उसे ताकतवर? और कौन थे वो देश जिन्होंने खुद 6 न्यूक्लियर बम बनाए और फिर खुशी खुशी खुद ही खत्म कर दिए? और आखिर में यूरोप ने क्या 3 मांगे रखी ईरान के सामने, जिनके पूरा होने पर इजराइल को कहा जा सकता है बस अब और बम मत गिराओ। आइए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से। भारतीय रक्षा क्षेत्र में बड़ा धमाका हुआ है। DCX सिस्टम्स लिमिटेड पर इजराइल की डिफेंस कंपनियों की बरसात हो गई है। 3 बड़ी इजरायली कंपनियों ने एक के बाद एक डिफेंस ऑर्डर दे डाले। एल्टा सिस्टम्स, एल्बिट सिस्टम्स और राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। इन ऑर्डर्स की कुल कीमत है करीब 28 करोड़ 59 लाख रुपए। एल्टा ने 7 करोड़ 89 लाख, एल्बिट ने 10 करोड़ 83 लाख और राफेल ने 5 करोड़ 4 लाख रुपए का ऑर्डर ठोका है। यही नहीं, घरेलू ग्राहकों से भी कंपनी को 4 करोड़ 83 लाख रुपए की डील मिली है। यानी कुल मिलाकर भारत की इस कंपनी पर इंटरनेशनल भरोसा और घरेलू मजबूती दोनों का तगड़ा कॉम्बो बन चुका है। DCX सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के डिजाइन, निर्माण और इंटीग्रेशन में माहिर है, इस जबरदस्त विदेशी डील की खबर के बाद शेयर बाजार में 2% से ज्यादा की छलांग मार चुकी है। यह कंपनी वर्ष 2011 में स्थापित हुई थी और आज यह भारत की टॉप डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में गिनी जाती है। मजे की बात यह है कि DCX सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल और कोरिया जैसे देशों को भी हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट सप्लाई करती है। इसके ग्राहक कौन है जानिए। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, लॉकहीड मार्टिन, कॉलिंस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और एस्ट्रा राफेल कॉम्सिस प्राइवेट लिमिटेड जैसे दुनिया के दिग्गज नाम। इतना ही नहीं, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को दुनिया के नक्शे पर चमका देने वाली एक और जबरदस्त जीत इस बार नाम है निबे लिमिटेड का। पिछले महीने इजराइल से आई थी बम जैसी खबर। निबे लिमिटेड को मिला 17 करोड़ 52 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी लगभग 1455 करोड़ रुपए का मेगा डिफेंस ऑर्डर। और ये कोई मामूली हथियार नहीं, बात हो रही है यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की, जिसकी रेंज है पूरे 300 किलोमीटर तक। मतलब भारत अब उन हथियारों को बना रहा है जो कल तक हम सिर्फ विदेशों से मांगते थे और आज उन्हीं देशों को बेच रहे हैं। निबे लिमिटेड, जो अब तक एक भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, अब बन चुकी है वैश्विक रक्षा मंच की ताकतवर खिलाड़ी। उधर गाजा की जलती हुई धरती पर जब धमाके गूंज रहे हैं तब एक नाम चुपचाप वायरल हो रहा है, मेड इन इंडिया। पिछले साल अल जजीरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी थी। दावा किया गया कि भारत से इजराइल को रॉकेट, विस्फोटक और ड्रोन तक चुपचाप भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक ही जहाज में था 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक पदार्थ और 740 किलो प्रोपेलेंट। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत सिर्फ दोस्ती निभा रहा है
या सीधे सीधे युद्ध में भागीदार बन चुका है? भारत इस पूरे खुलासे पर चुप था, क्योंकि हमास को समर्थन देने वाला ईरान भी अपना ही दोस्त है। इतना ही नहीं, हैदराबाद में अदानी डिफेंस और इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स चला रहे हैं, एक संयुक्त ड्रोन फैक्ट्री जहां बनते हैं हर्मीस 900 जैसे घातक ड्रोन जो गाजा की हवा में मंडरा रहे हैं। एल्बिट का दावा है कि ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इन ड्रोन को हमले करते देखा है। अब यह रिश्ता सिर्फ रणनीतिक गले लगने तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें गूंजते हैं मिसाइलों के धमाके और झलकती है पॉलिश की हुई बारूद की चमक। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट ने पर्दा हटाया है। पिछले 10 वर्षों में भारत और इजराइल के बीच हथियारों का व्यापार 33 गुना बढ़ चुका है। साल 2015 में यह व्यापार सिर्फ $5.6 मिलियन का था, लेकिन 2023 आते आते यह सीधा $135 मिलियन तक जा पहुंचा और 2024 में हल्की गिरावट के बाद भी $128 मिलियन पर टिका हुआ है। भारत भले आज भी सबसे ज्यादा हथियार रूस, अमेरिका और फ्रांस से खरीदता है, लेकिन इजराइल से हो रहा यह तेज आयात अब दुनिया की निगाहों में चुभने लगा है। तभी भारत ने इजराइल से सिर्फ $1,68,000 के हथियार मंगाए थे और आज अब इजराइल भारत का नया टैक्टिकल दोस्त बन चुका है, जिसके साथ सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि ड्रोन, रॉकेट, स्पाई सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइलों की सीधी डील हो रही है। दुनिया ने इजरायली हथियारों का जलवा ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की तबाही में देखा था। कागज पर भले ही आंकड़े छोटे लगें, लेकिन जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। इजराइल के कुल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अब $3 बिलियन की हो चुकी है, जबकि भारत का कुल वैश्विक व्यापार है $1,160 बिलियन। साफ है, आंकड़ा छोटा मगर प्रभाव विस्फोटक, क्योंकि इस $3 बिलियन में छिपी है सामरिक साझेदारी की सबसे चमकदार परत। भारत से इजराइल को सबसे ज्यादा जो चीजें भेजी जाती हैं वो हैं विस्फोटक, बेस मेटल्स और स्मार्टफोन जैसे टेक्नोलॉजिकल उपकरण। साल 2018 में एक्सप्लोसिव्स का निर्यात 200% तक बढ़ गया था, जबकि इलेक्ट्रिकल मशीनरी में 18% की बढ़त दर्ज की गई थी। यानी अब यह रिश्ता सिर्फ पॉलिटिक्स या यूएन वोटिंग तक सीमित नहीं, अब यह रिश्ता बारूद के भरोसे और मशीनों की सटीकता से बंध चुका है। जिसे कभी हथियार खरीदने वाला मुल्क कहा जाता था, अब वही भारत बन गया है हथियार बेचने वाली महाशक्ति। 2023-24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पार कर चुका है $1,27,000 करोड़ रुपए, और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह है मेक इन इंडिया का ऐतिहासिक मुकाम। साल 2014 से अब तक इसमें 174% की उछाल दर्ज हुई है, जिसे दुनिया अब डिफेंस मिरेकल ऑफ इंडिया कह रही है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड भी बना दिया है। 2024-25 में डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर हुआ 23,622 करोड़ रुपए, जो कि 11 सालों में 34 गुना की छलांग है। कभी रूस, अमेरिका और फ्रांस पर निर्भर रहने वाला भारत अब खुद बन चुका है बुलेट्स, ड्रोन और मिसाइल्स का राजा। यह है आत्मनिर्भर भारत की हुंकार, जिसकी गूंज अब तेल अवीव से लेकर अफ्रीका तक सुनाई दे रही है। अब दुनिया के नक्शे पर भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक हथियारों का महासमर गुरु बन चुका है। अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया से लेकर 85 से ज्यादा देशों तक भारत अब बुलेट्स नहीं, भरोसा बेच रहा है। इस पूरे आत्मनिर्भर भारत मिशन की असली ताकत है स्वदेशी तकनीक, जो दुश्मन के पसीने छुड़ा रही है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बने हैं 2 बेहद खास डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां 8,658 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही हो चुका है और 253 डील पर मुहर लग चुकी है, जिनका अनुमानित निवेश है 53,439 करोड़ रुपए। मोदी सरकार ने न केवल ये कॉरिडोर बनाए, बल्कि डिफेंस प्रोसेस को किया पूरी तरह मॉडर्न, पारदर्शी और तेज। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोक्यूजर अब सीधे मेक इन इंडिया से जुड़ चुका है। आज जब इसराइल और ईरान के बीच परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, तो सवाल उठता है, कई देशों के पास परमाणु हथियार आखिर आए कहां से? इसराइल की शुरुआत थी फ्रांस से। जी हां, वही फ्रांस जिसने इसराइल को चुपचाप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को खड़ा किया, और फिर इसराइल ने खुद इसे हथियारों में बदल लिया। आज तक इसराइल ने कभी खुले में स्वीकार नहीं किया, मगर पूरी दुनिया जानती है इसराइल के पास 100 से ज्यादा एटमी बम है। अब बात भारत की। 1974 स्माइलिंग बुद्धा, यह कोई युद्ध की धमकी नहीं थी, बल्कि एक शांतिपूर्ण ताकत का प्रदर्शन था। भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO की कड़ी मेहनत से स्वदेशी परमाणु परीक्षण किया।
फिर आया 1998, पोखरण 2 और दुनिया को समझ आ गया भारत अब केवल उपदेश नहीं देता, जरूरत पड़ी तो अस्त्र भी उठा सकता है। अब आइए पाकिस्तान की ओर। भारत से पिछड़ने का डर और चीन की गोद में बैठा पाकिस्तान। एक्यू खान नामक वैज्ञानिक ने चीन की मदद से चोरी छिपे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल की और 1998 में धमाका कर दिया। लेकिन इस कहानी में सबसे काला सच यह है, पाकिस्तान का नेटवर्क लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया तक न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट पहुंचा चुका था। उत्तर कोरिया की दास्तान और भी खतरनाक। सोवियत संघ की मदद से शुरू हुआ कार्यक्रम, चीन ने छिपकर मदद की और अब किम जोंग उन पूरी दुनिया को परमाणु मिसाइल दिखा दिखाकर डराता है। लेकिन अब सबसे अद्भुत सवाल, कौन देश हैं जिन्होंने एटमी हथियार बनाकर भी छोड़ दिए? दक्षिण अफ्रीका, पहला और अकेला ऐसा देश जिसने 6 परमाणु बम बनाए और फिर स्वेच्छा से त्याग दिए। यूक्रेन, तजाकिस्तान और बेलारूस। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये तीनों देश परमाणु बमों के वारिस बने, लेकिन इन सब ने हथियार रूस को लौटाकर न्यूक्लियर फ्री होने का फैसला किया। वहीं इजराइल ने फ्रांस की मदद से डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई और 60 के दशक के अंत में चुपचाप एटमी हथियार बना लिए, हालांकि उसने आज तक सार्वजनिक रूप से कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उत्तर कोरिया ने सोवियत मदद से कार्यक्रम शुरू किया और 2006 में पहला परीक्षण किया। आज वह मिसाइलों के जरिए मिनिएचर न्यूक्लियर हथियारों का दावा करता है। कुछ देशों ने परमाणु हथियार त्याग भी दिए, जैसे बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान ने सोवियत संघ के विघटन के बाद मिले हथियार अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत छोड़ दिए। दक्षिण अफ्रीका ने भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दिया। इस पूरे समीकरण में भारत अब एक जिम्मेदार न्यूक्लियर स्टेट के रूप में जाना जाता है, जिसने कभी पहला वार नहीं करने की नीति अपनाई है। लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब भी निर्णायक होगा। यह संदेश आज भी भारत की रणनीतिक सोच की नींव है। उधर गाजा की गूंज और तेहरान की तपिश के बीच अब यूरोप ने खोल दिया है कूटनीतिक मोर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उठाया पर्दा उस संघर्ष विराम प्रस्ताव से, जिसमें ईरान के सामने रख दी गई हैं 3 खौफनाक शर्तें। पहली, यूरेनियम संवर्धन फौरन बंद हो। दूसरी, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर ताला लगे। तीसरी, पूरे पश्चिम एशिया में जो आतंकी संगठन ईरान के दम पर चल रहे हैं, उनसे समर्थन खत्म किया जाए। यह कोई आम अपील नहीं, यह है सख्त चेतावनी। अगर ईरान झुका नहीं तो अगला कदम हो सकता है ईरान के सारे न्यूक्लियर साइट्स पर हमला। जिनेवा में हुई ऐतिहासिक बैठक में पहली बार इसराइल ईरान युद्ध के बीच फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने ईरान के प्रतिनिधि अब्बास अरागची से आमने सामने बात की। यह बैठक हुई संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमति से, यानी अब अमेरिका खुद पर्दे के पीछे से पूरा खेल निर्देशित कर रहा है। यूरोप को डर है, अगर ईरान का यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल निर्माण नहीं रुका तो पश्चिम एशिया का यह युद्ध जल्द ही परमाणु तबाही का रूप ले सकता है। लेकिन तेहरान से आया करारा जवाब, यूरेनियम संवर्धन हमारा हक है, हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। ईरान ने 2 टूक कह दिया कि वो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करता है और उसका पूरा प्रोग्राम सिर्फ नागरिक उपयोग के लिए है, न कि हथियारों के लिए। लेकिन इजराइल को ईरान की यह सफाई मंजूर नहीं। उसका साफ आरोप है, तेहरान के अंडरग्राउंड बंकरों में शांति नहीं, हथियार बन रहे हैं और अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो इजराइल अपनी पूरी सैन्य ताकत से ईरान पर टूट पड़ेगा। अब जंग का सवाल सिर्फ धमकी तक नहीं है, यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अल्टीमेटम है। ईरान कह रहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है, लेकिन इजराइल मान चुका है कि तेहरान को सिर्फ कूटनीति से नहीं बल्कि बम से रोका जा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।